तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। यह है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पार्ट थर्ड। ठीक है, पार्ट थर्ड क्यों? यहाँ तो पार्ट वन है। हाँ, पार्ट वन है, पार्ट थर्ड है क्योंकि इससे पहले हम दो वीडियो बनाए थे, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में था और यह वीडियो हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, तो एसकेएमयू दुमका का यह डायरेक्टली काम देगा, उसी के लिए स्पेशल बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुक जाइए। अब ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया टोटल इसमें जो है हमारे शायद 5 क्वेश्चन है। एक बार देख लेते हैं कितने क्वेश्चन है। और मेरा वीडियो तो आधा घंटा से मैक्सिमम जाता ही नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 4 ही क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में पूरा कंप्लीट। हाँ, 4 क्वेश्चन, एक यूनिट में 4 क्वेश्चन, लगभग पूरा का पूरा 12-13 क्वेश्चन करेंगे और आपका क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न ये है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया में 50 मार्क्स का आएगा। ठीक है, और टाइमिंग जो है 1.5 घंटा रहेगा। पास करने के लिए 20 नंबर लाना होगा। ठीक है, बीए बीकॉम बीएससी सभी के लिए। पहला प्रश्न, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, इससे है कि असहयोग आंदोलन क्या था, इसके प्रमुख कारण, उद्देश्य और प्रभाव क्या था, इसको विस्तार से बताइए। तो देखिए क्वेश्चन, व्हाट वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एक्सप्लेन इट्स मेजर कोज, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पैक्ट इन डिटेल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग हिंदी में जानेंगे, उसके बाद इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में भी है, तो इंग्लिश वाले बच्चों का बहुत था कि नहीं आप इंग्लिश में दे देते हैं केवल हिंदी मीडियम के बच्चों, इसलिए मैंने इंग्लिश में भी शुरू कर दिया। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1920 में की थी। यह आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसात्मक असहयोग के सिद्धांत पर आधारित थी। ठीक है, यानी कि इसमें जो है किसी प्रकार का लाठी वगैरह मारपीट नहीं करेंगे, केवल अंग्रेजों से हम लोग लड़ाई करेंगे और बिना हिंसा की लड़ाई करेंगे। ठीक है, इसका प्रमुख कारण 1919 में, मतलब ये आंदोलन क्यों हुआ, तो इस आंदोलन का प्रमुख कारण था कि 1919 में रॉलेट एक्ट कानून आया था। आपको मालूम है रॉलेट एक्ट कानून। ठीक है, और रॉलेट एक्ट कानून का विरोध करने के लिए जालियांवाला बाग में एक मीटिंग बैठाया गया था। ठीक है, तो वहां पे जो है जालियांवाला बाग में हत्याकांड हो गया, गोली चला दी जनरल डायर ने आकर के, और कई सारे लोग यहाँ पे मर जाते हैं। इसी के विरोध में 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। ठीक है, गांधी जी ने लोगों से अपील किया कि वे अंग्रेजों के साथ किसी भी प्रकार का जो है सामान ना खरीदें और ना कोई सहयोग करें, जैसे विदेशी कपड़ा ना खरीदना। ठीक है, सरकारी नौकरी वगैरह में भी आपको नहीं जाना है, सरकारी नौकरियों का त्याग कर दो, सरकारी वकील मत बनो। ठीक है, अदालत का त्याग करो, स्कूल कॉलेज सब का, विदेशी सामान का, मतलब जितना भी चीज़ जो अंग्रेज की देन है उन सभी का बहिष्कार करो। ठीक है, अंग्रेज को पूरी तरह से सहयोग देना बंद कर दीजिए, इसी को बोलते हैं असहयोग आंदोलन। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या था, तो कारण तो जान लें कि 1919 में जो रॉलेट एक्ट हुआ था उसके विरोध में जब जालियांवाला बाग में मीटिंग चल रहा था, तो वहाँ पे जो जनरल डायर ने गोलियां चलाई ना, उसी का विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी शासन के नैतिक और प्रशासनिक समर्थन प्राप्त करना। ठीक है, स्वराज की स्थापना करना और भारतीयों में आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की जागृति प्रभाव। ठीक है, जागृति लाना। अब इसका प्रभाव क्या हुआ, तो इसका प्रभाव ये हुआ कि भारत में व्यापक स्तर पर जागरूकता आई, विदेशी वस्त्रों की आग लगा दी गई, होली जलाई गई, मतलब आग लगा दिया गया। ठीक है, विदेशी वस्त्रों को जला दिया गया, स्वदेशी वस्त्र अपनाया गया और महात्मा गांधी ने चरखा बुनना शुरू कर दिया। ठीक है, कई जगहों पर हिंसा होने लगी और 1922 ईस्वी में जब जाकर चौरी चौरा कांड में एक पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है, ठीक है, तब जाके यह आंदोलन रोक दिया जाता है, जिसके कारण गांधी जी ने यह आंदोलन था वापस ले लिया। ठीक है, तो एक कहावत है कि लाते के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए यह आंदोलन उतना सफल नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज जो है लातों के भूत थे और हम लोग बात से मनवाना चाहते थे, तो बात से माने करे भाई, समझो तो, जैसे को तैसा। ठीक है, तो भारतीय राजनीति में जनता की भागीदारी बढ़ी और गांधी जी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित हुए यहीं से। ठीक है, महात्मा गांधी का सबसे पहला बड़ा आंदोलन के रूप में देखा जाए तो यही आंदोलन था 1920 वाला सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, यह सबसे बड़ा आंदोलन था, मतलब बड़े पैमाने पर किया जाने वाला पहला आंदोलन। इससे पहले भी चंपारण में, बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, लेकिन वो उतना बड़ा नहीं था।
ठीक है, जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो लोग इंग्लिश में कर लीजिएगा। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1920। इट वाज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। तो फिर मुझे लगता है 1 घंटा से भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम अपना कर लीजिएगा। अब दूसरा टॉपिक है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। वह था असहयोग। क्या था? असहयोग आंदोलन। आप लोग लिखते चलिएगा भाई। ठीक है, पहले देख लीजिए वीडियो, 1 घंटा सुन लीजिए, उसके बाद आप लोग लिखिएगा। असहयोग आंदोलन के बाद अब आता है हमारा सविनय अवज्ञा। विनती करते हैं ना हम लोग, विनय, तो आदर पूर्वक आपको विनय करना है। ठीक है, यानी कि विनती करना है। इंग्लिश में बोलते हैं सिविल डिजोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आता है हमारा प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत क्यों और कैसे हुई, इसके प्रमुख कारणों और प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों हुआ था, क्यों क्यों हुआ, क्यों, ये बताइए। ठीक है, और इसमें कितने चरण थे और इसका प्रभाव क्या हुआ। जब ये आंदोलन लॉन्च हो गया तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव छोड़ के जाता है हर एक चीज़। ठीक है, अच्छा प्रभाव चाहे बुरा प्रभाव, हर कोई अपना प्रभाव छोड़ के जाता है। ठीक है, तो यही है कि वाई, सॉरी 1 मिनट रुक जाइए, घर में 1 महीना से पानी दे रहा है, घर में गुस्से हुए हैं यार ना, आप लोग की तरह मैं भी पूरा पानी दे रहा है। चलिए, तो क्वेश्चन है वाई एंड हाउ डिड द सिविल डिजोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट, एनालाइज इट्स मेजर फेज एंड इम्पैक्ट। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है, देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की? महात्मा गांधी ने। सबसे पहले ये बताइएगा। इस आंदोलन को हम लोग दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दांडी यात्रा जो 500 रुपए के नोट में था ना, यही आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका मुख्य उद्देश्य नमक कानून को तोड़ना, मतलब सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने नमक पे टैक्स लगा दिया था। ठीक है, अभी भी देखिए कि नमक जो है ना बहुत सस्ता है। ठीक है, 5 रुपये, मतलब सबसे खराब वाला लीजिएगा तो 5 रुपया किलो, थोड़ा सा अच्छा लीजिएगा तो 10 रुपया किलो। ठीक है, बहुत अच्छा लीजिएगा टाटा साल्ट तो आपका लगभग कितना पड़ता है, 25 रुपया या 30 रुपया पड़ता है। ठीक है, टाटा साल्ट, हम तो वही मंगाते हैं टाटा साल्ट। थोड़ा 30 रुपया समझिए, इतना सस्ता है नमक। ठीक है, और कहाँ से आता है? गुजरात से, आंध्र प्रदेश से, मतलब सब समुद्री वाले राज्य से उतना दूर से आके भी इतना सस्ता कैसे हो सकता है? क्योंकि नमक पे जो है ना टैक्स नहीं लगता है। क्यों टैक्स नहीं लगता है? अरे भाई, गांधी जी ने आंदोलन किया है इस देश में नमक के लिए, इस पे टैक्स कैसे लगेगा? ठीक है, नमक पे जीएसटी नहीं लगता है, दूध पे जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, तो नमक और दूध पे जीएसटी नहीं लगता है, दारू पे थम के जीएसटी लगता है। ठीक है, तो इसीलिए नमक इतना सस्ता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू की गई, जिसे हम लोग दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि नमक पे अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया था, इसी नमक कानून को तोड़ना था। ठीक है, अंग्रेजों ने भारतीयों पर लगाया था, क्या लगाया था? नमक पे टैक्स। याद रह जाएगा ना। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को, कब? 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद, एक शहर है गुजरात का, वहां पे एक साबरमती आश्रम है। ठीक है, वहीं से अपने संग उनके 78 को शिष्य था, उन शिष्यों के साथ 240 मील की यात्रा की और 6 अप्रैल को दांडी तट पर पहुंच पे नमक बनाया। ठीक है, 6 अप्रैल को दांडी जो है, और मतलब एक जगह का नाम है। ठीक है, गुजरात का ही एक जिला है दांडी। ठीक है, वहां पे पहुंचे समुद्र के किनारे और वहां पे खुद अपने हाथों से महात्मा गांधी नमक बनाते हैं और बोलते हैं कि आज से अंग्रेजों का नमक कानून टूट गया। ठीक है, और तब से भारत पे नमक नहीं लगता है, तो अभी भी नमक नहीं लगता है। अगर आपको ये प्रश्न आ जाए तो लिख दीजिएगा, इसीलिए अभी भी नमक इतना सस्ता है हमारे देश में। नहीं तो क्या लगता है नमक सस्ता होता? मुझे लगता है ना 300 या प्लस ज़्यादा दाम होता है, उससे ज़्यादा अगर टैक्स लग जाए नमक पे तो 300 से ज़्यादा रुपया किलो नमक हो जाएगा। अब बोलिएगा हाँ हाँ भाई, 300 से ज़्यादा रुपया दाम हो जाएगा नमक का कीमत। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किया, जिस कारण अभी भी नमक पे टैक्स नहीं लगता है। आपको ये लिखना है। ठीक है, नमक कानून का उल्लंघन। ठीक है, मुख्य चरण क्या था? नमक कानून का उल्लंघन, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। कुछ भी होता था तो हम लोग विदेशी सामान का बहिष्कार करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कर न भरने का आह्वान, कि कोई भी टैक्स नहीं भरेगा, इस आंदोलन में बोला गया। महिलाओं की भागीदारी बढ़ी और बच्चों, किसान, छात्र ने भी सक्रिय भूमिका निभाया। उस टाइम पे जो स्कूली बच्चे थे वो भी एकदम
बौखला जाते थे। ठीक है, आंदोलन पूरे भारत में फैल गया और हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, और अंग्रेजों ने दमनकारी नीति अपनाई। दमनकारी मतलब अंग्रेजों ने जबरदस्ती मार पीट के इस आंदोलन को शांत कराने का प्रयास किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गांधी इरविन समझौता, इस आ सकता है कि गांधी इरविन समझौता क्या है, इसी से जुड़ा हुआ है, इसी नमक कानून से जुड़ा हुआ है गांधी इरविन समझौता। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 1930 में तो नमक कानून हुआ, 1930 में यह नमक कानून हुआ, और 1931 में गांधी, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन ने एक अंग्रेज अधिकारी था। ठीक है, और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता हुआ 1931 में, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है, जिसमें गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने की सहमति दी और कांग्रेस लंदन में जो है गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई। ठीक है, तो पहला यहाँ पे हमारा ये प्रश्न बनता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 1931 में। ठीक है, और एक प्रश्न यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये बनेगा कि ऑब्जेक्टिव सब यहीं पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नमक सत्याग्रह कब हुआ या सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, 1930 में, या दांडी यात्रा कब हुआ, 1930 में। कितने अनुयायी थे, 78 अनुयायी थे। कहाँ से शुरू हुआ, साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। ठीक है, इस आंदोलन को बंद कैसे हुआ, तो 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ। ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी को बोला गया है कि आप जो है इसको अब शांत कीजिए, आंदोलन को वापस लीजिए। ठीक है, और बदले में हम आपकी शर्तों को मानेंगे। तो फिर शांत हो गए। ठीक है, और उनकी शर्त को माना गया। और लॉर्ड इरविन, ये क्वेश्चन भी आता है कि इरविन समझौता क्या है, तो फिर बताइएगा कि महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता हुई जिसमें नमक सत्याग्रह के जितने भी मांगे थी उनको मान लिया गया। ठीक है, बस इतना है। और यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया चरण लेकर आया। ठीक है, यहाँ से 1930-31 खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो लोग इंग्लिश में है वो लोग पढ़ लीजिएगा। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन 1930। अरे भाई साहब, एक छुलगुदिया चिमटी आता है ना, वो चढ़ गया बॉडी में, छुलगुद छुलगुद करते रहा एकदम। चलिए पढ़ लीजिएगा। ठीक है, विथ फेमस डांडी मार्च, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव वाज ब्रेक द साल्ट लॉ। ठीक है, इम्पोज बाय द ब्रिटिश ऑन 12 मार्च 1930। गांधी बिगेन द 240 माइल्स मार्च। अच्छा, मील मतलब समझते हैं, एक मील मतलब होता है 1600 मीटर। ठीक है, तो किलोमीटर मत समझिएगा, 1600 मीटर होता है एक मील। तो 240 मील पैदल चले थे, और इनके साथ 78 गो आदमी भी चला था। कहाँ से, फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी। और रीच कब पहुंचे थे, तो ये 6 अप्रैल को पहुंचे थे। ठीक है, बाकी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे तीसरा प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजों भारत छोड़ो झंडा छाप। ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट, यह शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब, क्यों, कैसे, ठीक है, शुरू हुआ, इसके परिणाम जो है इसको विस्तार से आपको बताना है। क्वेश्चन, व्हेन, व्हाई एंड हाउ डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट बिगिन। ठीक है, डिस्क्राइब इट्स कॉन्सिक्वेंस इन डिटेल। तो भारत छोड़ो आंदोलन, सिंपल से नाम से लगता है कि अंग्रेज को भारतीय लोगों ने भारत को छोड़ के जाने के लिए बोल रहे थे। ठीक है, और यहीं पे यह आंदोलन था। क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में हिंसा का सहारा लिया। ठीक है, तो हिंसा का सहारा यही भारत छोड़ो आंदोलन में, और बोला था करो या मरो। ठीक है, डू और डाई, अब तुम लोग करो चाहे मरो, बात बराबर है। तो हिंदी में, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में बैठक से शुरू किया गया। कहां से शुरू किया गया, मुंबई से। ठीक है, कब, 8 अगस्त को, इसलिए चूंकि यह अगस्त महीने में शुरू हुआ था, जिसके कारण इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, या अगस्त आंदोलन के नाम से भारत छोड़ो आंदोलन को। ठीक है, और आपको मालूम है 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो अंग्रेज लोग ना बिजी हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है,
1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, जहाँ पे अमेरिका ने क्या किया था, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 बम गिरा दिया था। ठीक है, बम का नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन। तो सारा अंग्रेज लोग क्या था कि यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में व्यस्त था अपना युद्ध लड़ने में। ठीक है, तो बहुत कम अंग्रेज भारत में था, सब अंग्रेज को इंग्लैंड से जो कंट्रोल किया जा रहा था, तो सब अंग्रेज लोग इंग्लैंड चला गया था, जर्मन चला गया था। ठीक है, उन लोग युद्ध लड़ रहा था। ठीक है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसा नहीं कि कोई एक देश युद्ध लड़ रहा है, 45-46 को देश, मतलब 2 साइड में पूरा विश्व बन गया था। एक साइड में 45-46 को देश, एक साइड में 45-46 को देश। ठीक है, एक का हेड था अमेरिका और एक का हेड था सोवियत संघ। थोड़ा इसको भी जान लीजिए, सोवियत संघ जिसको हम लोग रूस बोलते हैं, आप लोग रसियन बोलते हैं ना कितना जी, 5,000 ना 7,000? चलिए चलिए जो भी है, इधर ना मतलब मजाक में भी, लेकिन थोड़ा सा अजीब लगता है सुनने में। ठीक है, तो इस रूस को पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। किसको? सोवियत संघ को। किसको? रूस को। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है? रूस की राजधानी मॉस्को। ठीक है, और एक साइड था अमेरिका। तो अंग्रेज जो लोग था, ठीक है, ये 2 पार्ट्स में बट गया था। कुछ लोग था अमेरिका के साइड में और कुछ लोग था आपका रूस के साइड में, सोवियत संघ के साइड में। ठीक है, फिर इनके बीच में युद्ध होता है। और बोलिएगा भारत किस में था? तो इसी जब पूरा विश्व 2 भागों में बट गया था, उस टाइम पे एक तीसरा भाग था, जो था क्या था? तो ये था हमारा नाम, नॉन अलाइड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। ये बोल रहे थे नाम में भारत था। ठीक है, कुछ कुछ देश था, जैसे ब्राजील था, भारत था। ठीक है, इसमें क्या बोला कि हम ना तो अमेरिका के साइड में जाएंगे, ना ही सोवियत संघ के साइड में। तुम लोग लड़ना है लड़ो भाई, जो करना है करो, हम नहीं जाएंगे किसी के साइड में। तो भारत भी इसी के साइड में था नाम में। ठीक है, पूरा विश्व 3 भागों में बढ़ गया था, एक अमेरिका के साइड में, एक सोवियत संघ के साइड में, और एक था नाम, यानी कि वो किसी के साइड में नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम पे भारत जो है नाम में था, नॉन अलाइड मूवमेंट। ठीक है, कि हम युद्ध नहीं करेंगे किसी के भी साइड से। ओके, तो सारा जब अगस्त आंदोलन हो रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, उस टाइम पे सारा अंग्रेज लोग जो है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिजी था। इस कारण जो है यह आंदोलन के समय ही पूरा अंग्रेज की पकड़ भारत में कमजोर पड़ गई और अंततः 1947 में जो है अंग्रेज लोग क्या किया, तो हार मान दिया। ठीक है, और भाग गया। ठीक है, और ऊपर से जर्मनी साइड से जो है अंग्रेज लोगों के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल लेवल से वो उसको कमांड दे रहे थे। आपको मालूम है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल लेवल से अन्य देशों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो उधर से भी अंग्रेजों को मिल रहा था दिक्कत, और भारत में भी दिक्कत। तो लास्ट में उन लोग को छोड़ना पड़ा। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण। और अभी और कुछ चीज़ें बताऊंगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझ गए कि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में हुआ, और यह कांग्रेस की बैठक की शुरुआत की गई थी द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, उस दौरान अंग्रेज की नीति थी भारतीयों को नज़रअंदाज करने के कारण क्या हुआ कि यह आंदोलन जरूरी हो गया। गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। ठीक है, प्रमुख कारण क्या था इस आंदोलन के करने का? कि भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में बिना पूछे शामिल करना। मतलब अंग्रेज लोग ना बिना पूछे अपने साइड से लड़ने के लिए ले जा रहा था, बिना पूछे कि चलो हम ले जाएंगे। जो भारतीय सेना में, मतलब अंग्रेजी सेना में जो लोग शामिल होता था, बिना पूछे उन लोग को ले जाके युद्ध में झोंक दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, अच्छा बिना पूछे हम आपको ले जाएंगे, बोलेंगे चलो जाना है, और वहाँ पे ले जाके बोलेंगे कि लो बेटा तुमको दे रहे हैं, युद्ध लड़ना है तुमको। ठीक है, तो आप, ये तो हो गया ना भाई कि बिना पूछे आप हमसे काहे बोले कि हमको जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, तो बिना पूछे जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को युद्ध के झोंक दिया गया। तो अंग्रेज भारतीय लोग फिर मना कर दिया कि नहीं हम लोग नहीं जाएंगे, जाइए जो लड़ना है लड़ो यार तुम लोग। मैंने बताया ना अभी, क्रिप्स मिशन की असफलता। दूसरी बात क्या थी? क्रिप्स मिशन की असफलता हो गई। आज़ादी की मांग टालना। ठीक है, आज़ादी की मांग को टालना, मतलब अंग्रेज लोग से जब आज़ादी मांग रहे थे हम लोग, तो बोल रहा था कि बाद में देंगे बाद में देंगे, तो फिर दिया गया था भारतीय आदमी। ठीक है, आंदोलन की शुरुआत इस तरह से हुई कि कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के तुरंत बाद आंदोलन स्वतः क्या हो गया, तो स्फूर्त हो गया, मतलब शुरू हो गया। ठीक है, जनता ने रेलवे स्टेशन, डाकघर, सरकारी इमारत को निशाना बनाया। ठीक है,
और युवाओं, महिलाओं और छात्रों की भागीदारी थी इसमें, इस आंदोलन में। ठीक है, परिणाम क्या हुआ कि हजारों लोग जेल में डाले गए। कुछ भी आंदोलन होता है तो हजारों लोग जेल में डाला जाता है। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए सख्त बरती और बहुत से लोगों को मार पीट और दमन का सहारा लिया। ठीक है, हालांकि यह आंदोलन असफल रहा, लेकिन इसने स्वतंत्रता की भावना को तेज कर दिया। ठीक है, अंग्रेज समझ गए कि अब भारतीय लंबे समय तक शासन में संभव नहीं है। तो इसकी मेन रीजन क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है अंग्रेज की ताकत कमजोर हो गई थी। ठीक है, उधर सब पैसा खत्म हो गया था तो इधर इन लोग का हाथ छूट गया। ठीक है, ये हो गया। हाँ चलिए, ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और क्या जो बोलना चाह रहा था भूल गया यार, याद आ जाओ, याद आ जाओ, याद आ जाओ। चलिए, नहीं याद आ रहा है। चलिए, क्रांतिकारी आंदोलन भगत सिंह और उनका योगदान के बारे में बताना है। इंग्लिश में बोलते हैं रिवोल्यूशनरी मूवमेंट भगत सिंह। ठीक है, बोल बोल के थक गया, बोलने का मन नहीं कर रहा है। तो देखिए भगत सिंह, एक मिनट, सबको जानते हैं, बस नाम जानता है। क्या किए तो सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे। ठीक है, भगत सिंह का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था, उनके विचार और कार्यों का विश्लेषण करें। आपको मालूम है भगत सिंह ना भगवान पर ट्रस्ट नहीं करते थे। ठीक है, वो एक नास्तिक थे। ठीक है, और क्यों नास्तिक थे, उन पे एक बुक भी लिखा है कि वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। ठीक है, वाई आई एम एथिस्ट। ठीक है, एथिस्ट मतलब होता है नास्तिक, थिस्ट मतलब होता है आस्तिक, और एथिस्ट मतलब नास्तिक। ठीक है, वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, इस पर एक बुक लिखा है भगत सिंह ने। ठीक है, चलिए, तो हमारा यहाँ पे आता है, देखिए, व्हाट वाज भगत सिंह कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम स्ट्रगल, एनालाइज करना है इसको। तो भगत सिंह के बारे में सब कोई मानते हैं कि भाई वो एक महान विभूति थे, महान आत्मा थे, बहुत स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। बोलते थे कि मैं, क्या बोलते थे यार, मैं लिखना चाहूँ तो इनकलाब, हाँ, मैं इश्क लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। ठीक है, मैं इश्क लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है, भगत सिंह ने बोला था। चलिए, और आजकल का आदमी इनकलाब लिखना चाहता है तो इश्क लिखा जाता है। इनका उद्देश्य सिर्फ अंग्रेजों को हटाना नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण और शोषण मुक्त समाज बनाना था। ठीक है, भगत सिंह केवल ये नहीं बोलते थे कि अंग्रेजों को भगाना तो है ही है, लेकिन इसके साथ हमें एक अच्छा समाज बनाना है। ठीक है, वे समाजवाद में विश्वास करते थे। ठीक है, मुख्य काम क्या किए थे, तो लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या की। किसने, तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की। लाला लाजपत राय को आपको मालूम है कि जब लाठीचार्ज हुआ था उस टाइम पे माथा फोड़ दिया गया था लाला लाजपत राय का, और इनका डेथ हो गया था। ठीक है, लाला लाजपत राय, आपको मालूम है एक लाल बाल पाल के नाम से, लाल बाल पाल का नाम सुने, लाल बाल पाल, नहीं सुने तो सुन लीजिए। लाल बाल पाल कौन थे, अक्सर आता है क्वेश्चन कि लाल बाल और पाल कौन थे। ठीक है, पाल, तो इन तीनों का नाम क्या है, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तीनों स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हीं में से एक थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को जब रोलाट एक्ट का विरोध किया गया था, ठीक है, तो माथा फोड़ दिया गया था, लाठीचार्ज हुआ और माथा फोड़ दिया गया, इतना खून बहा कि लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। ठीक है, घटनास्थल पे। तो जिसके कारण फिर महात्मा भगत सिंह तो पूरा बौखला गए कि यार तुम फोड़ देगा मेरा पार्टनर का बात, जो होगा देख लेंगे, पहले तो उसको मारेंगे जो मेरे दोस्त को मारा है। ठीक है, तो पूरा फिल्मी सीन चला और फिर सैंडर्स की हत्या कर दी। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल असेंबली में बम फेंके। सेंट्रल असेंबली में जो संसद था, जैसे अभी संसद है ना दिल्ली में, चाहे झारखंड का विधानसभा में, बम फेंक दीजिए। ठीक है, तो सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया। कब, 1929 में, जो प्रतीकात्मक और किसी को हानि नहीं पहुंचाई। ठीक है, चलिए, ये सारी चीजें कहीं। और जेल में रहते हुए 116 दिन भूख हड़ताल, कितना, जेल में रहते हुए 116 दिन की भूख हड़ताल की। हम लोग 4 दिन नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। सही में ना, 4 दिन नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे भूखे। 116 दिन की भूख हड़ताल,
यार आदमी है ना भगवान, बाप रे। सोच के देखिए, 116 दिन का भूख हड़ताल, मजाक थोड़ी हो है। ठीक है, भूख हड़ताल की जेल में। और मैं नास्तिक क्यों हूँ, जैसे ये एक बुक है, किताब, अभी मैंने बताया मैं नास्तिक क्यों हूँ, वाई आई एम एथिस्ट, मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता हूँ, जैसे लाखों के जरिए अपने विचार व्यक्त किए। ठीक है, उनका मेन कहना था कि अगर भगवान वास्तव में है तो फिर हम लोग भारतीयों को इतने साल तक क्यों हम अंग्रेजों का गुलाम रखा, इतना अत्याचार किया हम लोगों पे अंग्रेजों ने, क्यों? वास्तव में अगर गॉड होता तो हम लोगों की रक्षा करते। ठीक है, आई डोंट नो, मैं भगवान और अल्लाह पे विश्वास भी करता हूँ और नहीं भी करता हूँ, मतलब मैं इस सब से परे हूँ यार। ठीक है, ना मैं आस्तिक हूँ ना मैं नास्तिक हूँ, मैं वास्तविक हूँ। ठीक है, मन करता है जब पूजा पास होता है तो मैं गौर लग लेता हूँ, प्रणाम कर लेता हूँ, अभी भी कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं इन सब पे ज़्यादा उलझता नहीं हूँ कि भगवान है या नहीं है, उस सब पे उलझना नहीं है। मेरा माइंड उतना बड़ा नहीं कि मैं भगवान को समझ पाऊँ। ठीक है, उसके लिए मैं बहुत छोटे चीज़ हूँ। चलिए, इसलिए मैं बोला क्योंकि आप लोग में से बहुत से लोग कमेंट करने लगिएगा कि आप तो ऐसा बोलते हैं। चलिए, जो भी है, 23 मार्च 1931 को राजगुरु और सुखदेव ने भगत सिंह के साथ फांसी दी गई। इसलिए 23 मार्च को प्रत्येक वर्ष हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है, ओके, चलिए। और एक कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। वो क्या किए थे? वो काकोरी रेल डकैती किए थे, काकोरी में जो रेल जा रहा था उसको डकैती किए थे। ठीक है, तो बस ये 4 क्वेश्चन अभी का है, अभी आप लोग नोट कीजिए। 2 घंटा का मैं काम दे रहा हूँ, उसके बाद हो सकता है रात तक और एक वीडियो डाल दूँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट। मेरे पास कितना बैटरी है यार? बैटरी है अभी अच्छा खासा, कर लूँगा शाम तक और एक वीडियो दे दूँगा, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 को पार्ट इसका आएगा। ठीक है, और एक पार्ट क्वेश्चन पेपर, 5 को पार्ट आ जाएगा कंप्लीट। आज दे दूँगा 2 को, कल दे दूँगा 2 को। ठीक है, कल 2 को और रात को फिर क्वेश्चन आंसर करवा दूँगा प्रीवियस ईयर का। चलिए, सब कोई अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको मन करता है, ठीक है, ईमानदारी से खुशी से देने का मन करता है तो 10 रुपया फ़ोनपे कर दीजिएगा। मैं QR कोड दे दूंगा, फ़ोनपे, गूगल पे, अमेजन पे, जो भी चलता है, ऑल UPI आर एक्सेप्टेड हियर। मैं फॉर्म फीस नहीं रखा हूँ, किसी को खुशी मन से देने का मन करे तो दे दीजिएगा। ठीक है, बाकी फॉर्म मैं कभी भी पेड कोर्स नहीं बेचूंगा। ठीक है, जितना भी पढ़ाऊँगा आज हो चाहे आने वाले फ्यूचर में, सब फ्री रहेगा। हाँ, इसी तरह से कोड दे दूंगा कि भाई इच्छा अनुसार दान दे। ठीक है, अरे यही होना चाहिए भारत में, पढ़ाई को बिजनेस नहीं बनाइएगा आप लोग भी। और एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका गवर्नमेंट सर्विस हो जाए, ये एक गलत नीति है। आप इस पर मत फंसिएगा। ठीक है, कि गवर्नमेंट सर्विस लेना ही है लेना है, अरे भाई बुड़बक, अपने इंटरेस्ट पे ध्यान दो, जो आपको पसंद है वो करो। ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस के पीछे मत भागो। ठीक है, कुछ ऐसा करो कि आपके पीछे लोग भागे। सर्विस करेगा तो कितना दिन तक टिक पाएगा? समाज का सेवा सर्विस से नहीं होगा, या भारत का आगे नहीं बढ़ेगा। कुछ ऐसा अच्छा काम करो, और करना भी है तो 2 साल प्रैक्टिस करके देख सकते हो, होता है तो ठीक, और नहीं होता है तो मैं बोलूँगा कि लात मारो सरकारी नौकरी को और आगे बढ़ो। ठीक है, अपना बिजनेस करो, इस सब के चक्कर में उम्र बीत जाएगा दोस्त। मेरा दोस्त लोग 28 साल 30 साल का हो गया है, 32 साल का हो गया है। ठीक है, M.Ed B.Ed सब करके बैठा हुआ है, कुछ कुछ तो PhD करके बैठा हुआ है। ठीक है, और इवन मुझसे भी कम अभी कमा रहा है। ठीक है, मैं तो कुछ कमा लेता हूँ, उन लोग तो मुझसे भी कम कमाता है। और बोलता हूँ कि काम करने के लिए तो बोलता है कि हम इतने पढ़ी के इटा करो, बाप रे। ठीक है, तो वो घमंड में मत रहिएगा कि मैं BA कर रहा हूँ तो बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। ठीक है, पढ़ाई के टाइम में एग्ज़ाम दीजिए, बाकी टाइम में कुछ ना कुछ अपना काम कीजिए। यही मैं बोलूँगा। झारखंड वैसे भी बहुत पीछे है, करना है तो कुछ करो और आगे बढ़ो लाइफ में, खाओ पियो ऐश करो। ठीक है, काम करो। बाय।